नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नागपुर में मुस्लिम साहित्य सम्मेलन में काव्य संग्रह चौकीदार के विमोचन के अवसर पर प्रोफेसर जावेद पाशा ने अपनी बात बड़ी गंभीरता से रखी। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। और चारे में लटका हुआ वो जो लोहे का आंकड़ा है वो उसके गलफड़े में फंस जाता है, फिर उसे ऊपर खींचा जाता है। देखना आपने, वो तड़पती हुई ऊपर जाती है, फिर जिंदा ही उसको छीला जाता है, बाद में उसे काटा जाता है। वो चिल्लाती नहीं है, वो आवाज नहीं करती है। ग्रीक कथा ये कहती है कि पूरी दुनिया में शेरों को बचाओ ये मूवमेंट चलता है, पूरी दुनिया में गाय बचाओ मूवमेंट चलता है, पूरी दुनिया में बैल बचाओ, सांड बचाओ, भैंस बचाओ, कुत्ता बचाओ, बकरी बचाओ, मुर्गी बचाओ, सब बचाओ चलता है। पूरी दुनिया में मछली बचाओ का आंदोलन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मछली की कोई आवाज नहीं होती। अपनी तड़प के लिए मेरी जिंदा खाल निकाली जा रही है, छीला जा रहा है मुझे, मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूं। कोशिश कीजिए, आप मछली की जगह खुद को खड़ा रखकर आप अपने कमरे में पहुंचते हैं और बढ़िया सी मिठाई टंगी हुई है, आप लपक कर उसे खा लेते हैं और वो जो लोहे का आंकड़ा है वो यहां पर लटक जाता है और आपको खींचा जाता है। आप तड़प रहे हैं, आपकी चमड़ी निकाली जा रही है, आपको ज़बाह कर दिया जा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। जो बोल सकता है उसका नाम कवि होता है। जहां आवाज नहीं है, जहां तड़पन है, जहां शोषण है, और ये शोषित का इतना बड़ा दुनिया में समाज है कि मछली की तरह ज़बा होता है, अटक जाता है, लेकिन चिल्ला नहीं पाता, उसकी ध्वनि बनकर जो सामने आता है वो कवि होता है। कवि कमजोर नहीं है। इस दुनिया का शक्तिशाली शस्त्रों में कवि का नाम लिया जाता है। इसलिए फासिज्म के इतिहास को अगर आप उठाकर देखोगे तो फैसिस्टवादी ताकतों ने सबसे पहला निशाना लेखक और कवियों को बनाया है। दुनिया के इतिहास में क्रांति की शुरुआत ही कविताओं ने की है, चाहे अफ्रीकन क्रांति हो, चाहे लैटिन क्रांति हो, चाहे निगरों की क्रांति हो, चाहे दलित क्रांति हो, चाहे आजादी की क्रांति हो। क्रांति की शुरुआत शोषण के विरुद्ध की आवाज कविता की कवि की कविता बनकर ही आगे आता है। इसलिए कवि कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। चौकीदार ये ऐसी ही आवाज है, केवल कविता नहीं है, आवाज है उन मछलियों की जिनके गले में कांटा अटक गया है, तड़प रही है, उनकी ध्वनियां निकाल दी गई है। ध्वनियां ही नहीं है उनके पास, वो ध्वनि बनकर आवाज लगाता हुआ चौकीदार नाम का कवि यहां पर खड़ा है, मानिक राव जी के स्वरूप में। मेरे साथी, वैचारिक पार्श्वभूमि की अगर बात की जाए तो बड़ी मजे की बात है। कविता के दो रूप हम देख सकते हैं। एक रूप वो जो मनोरंजनात्मक है, एक रूप वो जो नजाकत भरा हुआ है, एक रूप वो जो इश्कियाना अंदाज लिया हुआ है। लाली से लेके, लिपस्टिक से लेके, जुल्फों से लेके, चांद, तारे, सितारे, पर्वत, झरना वरना सब बोल रही है, वो भी कविता है। एक कविता जो है पेड़ों में और झुड़पों में छुपी हुई भी रहती है। एक कविता है जो सिर्फ निसर्ग पर बोली जाती है। ये निश्चित तौर पे कविताओं के स्वरूप है, अंग है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन एक कविता वो होती है जो यलगार करते हुए आती है, जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हुए आती है, वो क्रांति की कविता होती है। हम उसके धरोहर हैं, हम उस विद्रोह के धरोहर हैं। आपने अपनी प्रस्तावना इसमें अपने मनोभाव जब व्यक्त किए तब उन्होंने कहा कि मैं फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा से आता हूं, और आप जब चौकीदार पढ़ेंगे तो आपको चौकीदार के हर कविता में इन विचारों की श्रृंखला नजर आएगी। एक छोटी सी कविता मुझे उनकी याद आ रही है। देखिए व्यवस्था का संघर्ष कैसा है। वे अपनी कविता में लिखते हैं कि कहते हैं हिजाब हटाओ
संस्कृति को खतरा है, यही नारा लगाया था ना, हिजाब हटाओ संस्कृति को खतरा है। मानिकराव जी कहते हैं फिर नंगे रहो क्योंकि सरकार को खतरा है। एक अलग तीखापन, एक अलग कटाक्ष उनकी कविताओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधा हमला करते हैं वे, कोई आड़ पर्दा नहीं रखते, किसी की मुरव्वत नहीं करते। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। ये तीखापन कहां से आता है? इसके लिए एक वैचारिक बैठक चाहिए होती है। तो दो तरह की भट्टियां होती है, एक कुम्हार की भट्टी होती है ना। कुम्हार की भट्टी में भी तपकर एक सृजनशील कृति सामने आती है, वो भी सृजनशील होती है, वो भी नवनिर्माण होता है, वो भी कला का एक उत्तम स्वरूप होता है। तो कुम्हार की भट्टी से भी निकलकर एक साहित्य कृति आती है, लोहार की भट्टी से भी निकलकर एक साहित्य कृति आती है। लोहार की भट्टी में भी तपकर लोहा जो होता है वो एक सृजनशील स्वरूप लेकर, किसी न किसी चीज का स्वरूप लेकर बाहर आता है। दोनों भट्टियां हैं, दोनों तपाती है, लेकिन कुम्हार के भट्टी से निकली हुई कृति से टकराने से लोग बचते हैं। खुद साहित्य कृति भी कुम्हार की किसी से टकराने से बचती है, क्योंकि उसे पता है टकराऊंगी तो टूट जाओगी। और लोहार की भट्टी से जो तपकर निकलता है, जो साहित्य कृति निकलती है या जो कलाकृति निकलती है, उससे खुद टकराने से लोग बचते हैं, उससे खुद टकराने से व्यवस्था बचती है, क्योंकि व्यवस्था को पता है कि ये लोहार के भट्टी से तपकर जो शस्त्र निकला है, जो साहित्य कृति निकली है, उससे मैं टकराऊंगा तो मैं जख्मी हो जाऊंगा या चूर चूर मैं हो जाऊंगा। फूले शाहू आंबेडकरी विचारों की जो साहित्य भट्टी है, मैं समझता हूं कि वो लोहार की भट्टी है। तो कुम्हार की भट्टी से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो भी साहित्य कृति है, वो भी अंग है। लेकिन फूले शाहू आंबेडकरी आंदोलन से जो साहित्य कृति आती है, उसकी अपनी धार है, उसकी अपनी तेज है, उसका अपना जलवा है। साथियों, ये जो चौकीदार आया, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। एक रोज मैंने यूं ही इनको फोन किया, वरिष्ठ दोस्त हैं, कभी कभी मार्गदर्शन भी लेना पड़ता है या किसी और वजह से भी, क्योंकि मेरा जो ननिहाल है वरोरा और ससुराल है वरोरा, वहीं उनकी पूरी सर्विस गई है और उधर के ही रहने वाले हैं। तो मैंने अचानक फोन किया, कैसे मानिकराव जी? तो कहे कि बढ़िया हूं। क्या कर रहे हैं? कविताएं पढ़ रहा हूं। और मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी पढ़ रहे? गालिब मीर, तकी मीर। 2 मिनट खामोश रहे, 2 सेकंड, और कहे कि बहुत बड़े कवि की कविताएं पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कौन है? मानिकराव खोबड़ा गए। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। अपनी कृति पर अपना यकीन होना, ये कवि होने की पहली निशानी है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि वो कृति अपने आप नहीं आई, जिस भी शक्ल में आई हो, लेकिन वो मेरी उत्पत्ति है। हमारा बच्चा भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कुछ रंग से काला होता है, कभी कुछ गोरा होता है, लेकिन यकीन जानो उसके लिए माँ और बाप दोनों ने मिलकर एक तड़पन सही होती है, एक जिगर लगाया होता है, एक समय दिया होता है। इसलिए हमने पैदा की हुई हर कृति हमारे अपने समर्पण की निशानी होती है। इसलिए उस पर फक्र करना हर लेखक का, हर साहित्यकार का काम है। तो मैंने पूछा, मैं एकदम 2 सेकंड के लिए मैं भी गड़बड़ा गया। फिर मैंने कहा कि अरे बाप रे, मानिकराव जी खोबरागढ़ी की कविताएं स्वयं मानिकराव जी पढ़ रहे? बोले हाँ। बोला मैं आ रहा हूं। मैं बैद्यनाथ चौक से निकल के उनके घर गया। जब देखा तो हस्तलिखित उनकी कविताएं पढ़ी हुई थी। मैंने वही 10-15 कविताएं पढ़ी और मैंने कहा कि अब ये आपकी संपत्ति नहीं है। वो कवि नहीं है जो लिखकर अपने घर के किसी कोने में, अलमारी में या किसी तकिया के नीचे या बेड के नीचे अपनी कविता को, साहित्य कृति को खत्म कर दे या दीमक को खिला दे। आपका क्रिएशन आपका नहीं है, क्रिएशन हुए तक आपको। जिस दिन वो आ गई वस्तुस्थिति, वो आपकी नहीं रहती, वो समाज की देन है, उसे देना ही चाहिए, जैसे भी हो दो। मैंने कहा कि साहब आपकी ये साहित्य कृति अभी समाज तक जानी चाहिए। तो बोले बिल्कुल, क्या करेंगे? हमने कहा कि बिल्कुल कविता संग्रह निकालते हैं। तो बोले ओके। इतने आसानी से उन्होंने कहा कि बिल्कुल निकालिए, क्या नाम रखा जाए? तो बोले पहली कविता चौकीदार है, और समय चौकीदारी का भी खराब है और चौकीदार भी खराब है और चौकीदारी भी खराब है, तो नामी चौकीदार रखा जाए। मैंने कहा कि चलो नामी चौकीदार रखते हैं। और आज वह चौकीदार एक संग्रह के रूप में समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनकर आपके समक्ष प्रकाशित हुआ है। मेरे साथियों, मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं।
कविताएं कैसी है, क्या है, ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत ही सटीक कविताएं, वर्तमान की स्थिति पर इतना अच्छा भाष्य करने वाली, हिंदी में आम्बेडकरी पोजीशन से आने वाली कविताएं बहुत ही विरली है। मैं खासकर बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य में अभी उतना फुले शाहू आम्बेडकरी साहित्य ऐसा विभाग नहीं हुआ है ना, ऐसी मतलब 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन नहीं हुए हैं। लेकिन माफ करना, चंद रोज में हम राज्य स्तरीय पहला मुस्लिम हिंदी साहित्य सम्मेलन लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हमने कर ली है। उसकी वजह है, पीड़ित लोगों का इस देश में समाज सबसे बड़ा समाज है, लेकिन पीड़ित लोगों के धार्मिक भावनाएं, उनका सांस्कृतिक परिवेश, उनकी शोषण की प्रणाली, उनके खिलाफ चलने वाली गतिविधियां, ये अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल की जाती है। इसलिए हर समाज को अपना साहित्य, अपना आवाज करके आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि एक ही मंच से हर समाज को न्याय देने की कोशिशें अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पाती, नहीं दे पाते हम हर समाज को न्याय। केर कट्टा नाम की एक आदिवासी लेखिका आई है बस्तर से, मैंने उनके साथ में 2 बार मंच शेयर किया, हिंदी में और हिंदी के बाद में अंग्रेजी में। आज इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम चल रहा है, कभी शिकागो, कभी कहीं, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, ऐसे वे घूम रही हैं। उन्होंने अपना आदिवासी साहित्य का एक मंच खड़ा किया और आदिवासियों पे जो बीत रही है, उस बहुत सादी कविताएं हैं, बहुत सादी कविताएं, कुछ भी उसमें मतलब हम कैसे कहेंगे, साहित्य की अगर कोई विधाएं खोजने चाहे तो उसमें साहित्य की विधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि मैंने ये कहीं देखा है, पढ़ते वक्त आप महसूस करेंगे अरे ये तो मेरे दिल की बात है। वो पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपका साया ही तो बात कर रहा है। माणिकराव जी की कविताओं में वही खासियत है कि माणिकराव जी की कविताओं में साहित्यिक विश्लेषण ढूंढने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तसल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा कि जिन मजलूमों के बारे में इनकी कविताएं कहती है, उस मजलूमों के तादाद में मेरी भी तो गिनती हो रही है, मैं भी उन कविताओं में खड़ा हूं। यह ताकत होती है फुले शाह अम्बेडकरी विचारों से आने वाली कविताओं की। कविताओं पे और ज्यादा विश्लेषण हमारे चारों मान्यवर करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि इसकी प्रस्तावना मैंने दी है। हाँ, एक बताना भूल गया मैं, जब चौकीदार नाम फाइनल हो गया तो मैंने उनको कहा कि सर प्रस्तावना के लिए हम लोग किसे चुने, तो माणिकराव जी कहते हैं आपको क्या लगता है। मैं बोला मैं कोशिश करता हूं, नागपुर में बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोशिश कीजिए। मैं निकल के आया तो रात में माणिकराव जी का फोन आया, जावेद भाई मेरी एक तमन्ना है। और क्या, आप ही प्रस्तावना दोगे? मैं बोला इतना बड़ा कठिन काम मेरे जिम्मे क्यों डाल रहे हो, मेरे और 2-4 किताबें मुझे निकालनी नहीं, आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। अब ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली, तो इस कविता संग्रह को प्रस्तावना भी मैंने दी है और प्रस्तावना में मैंने अपने आप को न्याय देने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि मैं कवि को न्याय देने की कोशिश किया, अरे नहीं, कवि को क्या न्याय दोगे, कवि ने तो अपने न्याय को कलम के द्वारा आपके सामने रख दिया है। अब उन कविताओं को न्याय देने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं खुद कविताओं के जगह खड़ा होकर जब सोचने लगा तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को न्याय देना होगा कविता की प्रस्तावना करते हुए, तभी प्रस्तावना सही होगी, और वो हो गई। देखिए फुले शाह अम्बेडकरी कविताओं का 4 लाइनों में वर्णन कैसे होता है। हिटलर ने गेस्टापो नाम की एक अपनी पुलिस बनाई थी। ये गेस्टापो ने सबसे ज्यादा किसको मारा? इतिहास है कि हिटलर के गेस्टापो ने लिस्ट बनाई और चुन चुन कर बुद्धिवादी, टीकाकार, कवि, नावल लिखने वाले, साहित्यकार, इनको चुन चुन कर मारा है। मुसोलिनी ने एक सीक्रेट सर्विस बनाई थी, उसने किस किस को चुनकर मारा? भारत में भी चुन चुनकर किसे अंदर किया जा रहा है? लेखकों को, एक्टिविस्ट को, साहित्यकारों को। तो कवि कहता है एक कलम, चंद लकीरें और खाली हाथ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक कलम, चंद लकीरें और खाली हाथ, कुछ भी नहीं है मेरे पास।
फिर भी वो ऐसे घेरते हैं अपने असहलों के लिए, जैसे मैं ही उनकी व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक प्राणी हूं। मैं ही उनकी व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक प्राणी हूं, क्योंकि मैं सिपाही नहीं, मैं कवि हूं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।